गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा की परीक्षा जो आयोजित की जाती है उन सभी प्रश्नों का हम मूल्यांकन करेंगे। और आज की इस क्लास में वर्ष जो है 2003 में टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसमें से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2003 और यहाँ पर जो है व्याख्यात्मक हल किया जाएगा। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव है वो इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए हम इस जो है प्रश्नों की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लिखा गया है कि टीजीटी टी परीक्षा 2003 सामाजिक विज्ञान और जो है नागरिक शास्त्र आप देख भी पा रहे होंगे। तो आपसे यहाँ पर जो है पहला प्रश्न जो है वर्ष 2003 में पूछा क्या गया था, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न होता है यह जो प्रश्न होता है विकल्पीय प्रश्न होता है और इस विकल्पीय प्रश्न में से जो है प्रश्न संख्या जो पहले का डी प्रश्न है उसमें से आप सभी से पूछा जा रहा है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है? और यहाँ पर विकल्प में दिया है गार्नर, सीले, गेरिल और गिलक्राइस्ट दिया है। तो आप सभी जो है राइट आंसर का चयन करें कि राइट आंसर क्या होगा। तो आपने अभी यहाँ पर जो प्रश्न देखा इस प्रश्न का जो है जो राइट आंसर होगा तो वो हो जाएगा गिलक्राइस्ट हो जाएगा, अर्थात जो है आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप सभी प्रतियोगी छात्र जो है अपना कमेंट के माध्यम से आंसर का चयन करते चलेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि संघात्मक यानी जो संघात्मक का तात्पर्य क्या हो जाएगा, फेडरल या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रमुख लक्षण क्या होता है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या होता है आपको बताना है। विकल्प में दिया है पहला एक स्थान से शासन का ना होना और दूसरा जो विकल्प में दिया है जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि केंद्र सत्ता ही सब कुछ ना हो, राज्य की दोहरी सरकारें और चौथा विकल्प में दिया है कि एक केंद्रीय शासन ना हो। तो आप सभी राइट आंसर का चयन करें कि राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि संघात्मक संविधान होता क्या है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या होता है। तो आप सभी ध्यान से समझेंगे कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की जो समस्त शक्तियां होती हैं वह जो होती हैं केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होती हैं, अर्थात यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच जब शक्तियों का विभाजन किया गया होता है और वह भी विभिन्न अनुसूचियों में अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जब शक्तियों का विभाजन किया जाता है तो ऐसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, संघात्मक संविधान कहते हैं। अर्थात विकल्प के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा तीसरा विकल्प, अर्थात जो है राज्य की दोहरी सरकारें हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या थर्ड में
जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आपसे जो है पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं, अर्थात जो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं ये किनके लिए होते हैं आपको बताना है। विकल्प में दिया है, पहला विकल्प भारतीय नागरिकों के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सरकार के लिए। तो आप सभी राइट आंसर का चयन करें। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो डीपीएसपी होता है इसको कहाँ से लिया गया है। तो जो डीपीएसपी होते हैं इनको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और डीपीएसपी का जो मेंशन किया गया है भारतीय संविधान की भाग 4 में किया गया है। और यदि आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल जो है 36 से 51 तक में इनका उल्लेख किया गया है। तो जो नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, यह किसके लिए होते हैं। तो ये जो होते हैं ये सरकार के लिए होते हैं, क्योंकि डीपीएसपी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये एक ऐसे तत्व होते हैं जो सरकार के लिए जो है प्रमुख रूप से होते हैं, अर्थात जो है आपका राइट आंसर जो है 4 हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 4 में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं। विकल्प दिया है संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति दिया है। तो आप सभी राइट आंसर का चयन करें। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो आर्टिकल जो है 53, तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है अपनी इन शक्तियों का प्रयोग जो है अपने अधीनस्थ मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से करता है। अर्थात यहाँ पे जो चौथा विकल्प में दिया गया था राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, ये कार्यपालिकी शक्ति का संवैधानिक प्रमुख होता है, या इसी संवैधानिक प्रमुख को ही हम कह सकते हैं कि ये जो होता है राष्ट्रपति ये नाम मात्र का प्रमुख होता है। और जो मंत्रिपरिषद होता है, यही जो मंत्रिपरिषद है ये जो है कार्यपालिका शक्ति का जो होता है ये क्या होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। अर्थात जो है प्रश्न संख्या जो 4 है इसका जो राइट आंसर होगा वह तीसरा विकल्प हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 5 में आपको बताना है कि प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया। विकल्प में दिया है 1954, 1953, और दो विकल्प नीचे मिलेंगे आपको, जैसा कि देख पा रहे हैं कि 1955, 1952 दिया है। तो आप सभी को बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा समझना है कि जो है संसद ने जो भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया था तो कब पारित किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी को एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्यात्मक हल करते हैं, तो आप सभी को समझना है। देखिए विद्यार्थियों, एक आर्टिकल है भारतीय संविधान का, आर्टिकल जो है वह है 11। तो आर्टिकल 11 के तहत देखा जाए तो भारत की जो संसद होती है ये संसद क्या कर सकती है, नागरिकता संबंधी अधिनियम बना सकती है। और भारत की संसद ने क्या किया कि जो नागरिकता अधिनियम पहले पारित किया था 1955 में पारित किया था, और इसी 1955 की अधिनियम में यह बताया
गया था कि कोई व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता जो है 5 प्रकार से ले सकता है या ग्रहण कर सकता है। और वह आधार कौन कौन सा है? तो पहला आधार जो है वह है जन्म के आधार पर, और जो दूसरा आधार है वह है वंशानुक्रम के आधार पर, और जो तीसरा आधार है वह है देशीय करण के आधार पर, और जो इसके बाद अगला जो आधार है वह है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, और इसके बाद अगला जो आधार है किसी भूभाग को भारत में मिलाए जाने के आधार पर। इस तरीके से इन 5 आधारों पर जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? जो तीसरा विकल्प है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या जो 6 है, इसमें आपको बताना है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? विकल्प में 4 विकल्प दिए हैं। पहला दिया है 41वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 43 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो आप सभी को ध्यान से समझना है कि जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक जो संपत्ति का अधिकार था, तो इस संपत्ति के जो मौलिक अधिकार हैं इनका जो उल्लेख किया गया था संविधान के किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल जो है 19(1) में जो है इनका उल्लेख किया गया था, या आर्टिकल जो है 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया था। लेकिन बाद में क्या किया गया कि जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, विलुप्त कर दिया गया, और इसे जो है वर्तमान में देखा जाए तो आर्टिकल 300 ए या कहें आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया है। जो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है, तो ये कैसा अधिकार है? तो ये जो है वर्तमान में एक विधिक अधिकार है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार का मेंशन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 12 है, इस भाग 12 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 4, जो विकल्प है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 7 है, इस प्रश्न संख्या 7 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? और यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, राज्यसभा को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को। तो आप सभी को जो है राइट आंसर का चयन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल है भारतीय संविधान का 249 जो है ये आर्टिकल है। तो अनुच्छेद 249 में यह कहा गया है कि यदि जो है कोई विषय राष्ट्रीय हित का है, तो ऐसे विषय को जो है राज्य सूची घोषित किया जा सकता है। और कौन घोषित करेगा? तो राज्य
सभा अर्थात जो संसद का उच्च सदन होता है यही करेगा। अर्थात इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह पहला विकल्प हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या जो नेक्स्ट है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया। विकल्प दिए हैं 1954, 1967, 1955, 1976। तो आप सभी को सोच समझकर ही राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि भारत में जो है राज्यों का जो है भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था, तो जो है 1955 में हो जाएगा। अर्थात जो तीसरा विकल्प है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, तो प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और ना उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, वह कौन सा अधिकार कहलाएगा। और विकल्प में दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। तो ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी को ध्यान से समझना है कि देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इनका जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में किया गया है, या हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 के अंतर्गत जो है स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम का मेंशन किया गया है। और जो दूसरा विकल्प दिया है प्राकृतिक अधिकार दिया है, तो वास्तव में देखा जाए तो जो फंडामेंटल राइट होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, इन्हीं मौलिक अधिकार को ही जो है प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ऐसे अधिकार जो मानव के लिए मूलभूत या मानव के लिए जो है आवश्यक होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो ये जो प्रश्न था, प्रश्न संख्या जो 9 था, इस प्रश्न संख्या 9 का जो राइट आंसर होगा वह जो है दूसरा विकल्प हो जाएगा, प्राकृतिक अधिकार हो जाएगा। और देखा जाए तो प्राकृतिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल जो है 12 से 35 में इनका मेंशन किया गया है। चलिए एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 10, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 10 में कि संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। विकल्प दिया है मंत्रिमंडल सचिव, महान्यायवादी, महालेखाकार, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल जो है 76 है और आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। और भारत का जो महान्यायवादी होता है, यही जो है क्या होता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी
कौन होता है? तो महान्यायवादी ही होता है। और महान्यायवादी के कार्यों को देखा जाए तो इसे जो है संसद के जो है कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार दिया जाता है, लेकिन देखा जाए तो इसे न तो वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। अर्थात ये जो है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन न तो ये वोट डाल सकता है और न ही ये जो है बोल सकता है। इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 11 में जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आपको बताना है कि अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प हैं 4। पहला विकल्प दिया है प्रशासनिक अभिकरण, दूसरा विकल्प है लोकपाल लोकायुक्त, तीसरा विकल्प है लोक सेवा आयोग और चौथा विकल्प है सीबीआई। तो आपको बताना है कि अम्बुड्समैन की अवधारणा का संबंध किससे है। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं आपके आंसर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा लोकपाल या जो लोकायुक्त होते हैं, इनसे ही संबंध होता है अम्बुड्समैन का। अर्थात विकल्प जो दूसरा है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 12 है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? विकल्प है बाल गंगाधर तिलक है और 3 विकल्प और आपको मिलेंगे जैसा कि देख पा रहे हैं। लाला लाजपत राय है, सुभाष चंद्र बोस है, गोपाल कृष्ण गोखले है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है कि जो है क्या होगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा हम। यदि हम देखें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले जो ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास करते थे, तो वो हो जाएंगे गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं। यही जो है ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास करते थे। अर्थात डी जो है चौथा जो विकल्प है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 में जैसा कि आप सब स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या है? पहला विकल्प दिया है साध्य साधन की पवित्रता, दूसरा विकल्प दिया है पंचशील, तीसरा विकल्प दिया है लोकतंत्री समाजवाद, चौथा विकल्प दिया है मजदूर आंदोलन। तो आपको राइट आंसर का चयन करना है। यदि हम महात्मा गांधी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो है सबसे बड़ी देन क्या होगी, तो महात्मा गांधी जी ने साध्य वैसा साधन के बल पर जो है जोर दिया था। अर्थात ए या जो पहला विकल्प है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 14 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग के महासचिव बने? विकल्प दिया है 1918, 1912, 1916, 1921। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1916 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये क्या बने थे? होम रूल लीग के सचिव बने। अर्थात जो है विकल्प जो तीसरा है वही जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय को आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु मॉडर्न मनु के नाम से जाना जाता है?
आपको बताना है। विकल्प दिया है अरविंद घोष, आचार्य नारेंद्र देव, भीमराव रामजी आम्बेडकर, रामास्वामी। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से राइट आंसर का चयन करें। तो देखते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता था। और आधुनिक मनु के पीछे प्रमुख कारण ये था कि स्वतंत्रता के बाद यदि देखा जाए तो पहला कानून लाने वाले कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए इन्हें जो है आधुनिक मनु कहा जाता है। और केबी राव जो हैं एक कह सकते हैं कि राजनीतिक चिंतक थे। तो केबी राव ने जो है इन्हें जो है संविधान की जननी कहा था। संविधान की जननी बी आर अम्बेडकर को केबी राव ने कहा था। और आप सभी को पता है कि जो प्रारूप समिति थी या जिसे ही ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, इस प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए बी आर अम्बेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पिता कहा जाता है। फादर, संविधान का पिता भी कहा जाता है। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि जो तीसरा विकल्प था वही जो है आपका राइट आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है। विकल्प दिए हैं सुप्रीम कोर्ट, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, मतदाता, संसद, विपक्ष। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा यदि देखा जाए तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं, यदि ये अपने सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करते हैं, मान लीजिए कि आपको पता है कि आर्टिकल जो है एक है 14, तो ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है, ग्राम पंचायतों के गठन के विषय में बताया गया है। और मान लीजिए कि ऐसा कार्य करने से जो है राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है या जो राज्य सरकार है क्रियान्वयन इसका नहीं कर रहा है, तो इनको जो है प्रेशराइज कौन करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मतदाता है या जो जनता है यही जो है इनको प्रेशराइज कर सकता है, अर्थात जो है दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इनमें बताना है आपको कि प्रश्न संख्या जो 17 है, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है, आपको बताना है। और यहाँ पर विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया है। और अगला दिया है सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर दिया है। और बेकारी जीवन यापन भत्ता दिया है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था दिया है। आप सभी राइट आंसर का चयन करें। पहली चीज तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि जो मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार के विषय में आपको जानना है कि इनका उल्लेख आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है, ठीक है ना। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, तो इनका मेंशन 36 से 51 तक में किया गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत तो आता है, अर्थात 12 से 35 में तो आता है, लेकिन 36 से 51 में नहीं आता है, वहीं आपको बताना है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो पहला विकल्प दिया है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 39
घा में किया गया है। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि स्त्री एवं पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए जो है दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन किया गया। और अगला विकल्प दिया है सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर जो है समान अवसर। तो इनका जो मेंशन किया गया है देखा जाए तो आर्टिकल जो है 40 40 सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर। तो देखा जाए तो इनका जो मेंशन इनका मेंशन तो एक मिनट सॉरी, हाँ, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा त्रुटि हुई। आर्टिकल जो 16 है अर्थात मौलिक अधिकार में इनका मेंशन किया गया है। और अगला जो दिया है बेकारी जीवन यापन भत्ता दिया है, तो इनका जो मेंशन है आर्टिकल जो है बेकारी जीवन भत्ता जो है 40 41 42 42 में किया गया है। और निःशुल्क शिक्षा जो है इनका मेंशन जो है आर्टिकल 21 में किया गया है और पार्ट का में किया गया है। इस तरीके से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो है जो राइट आंसर होगा आपका निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, अर्थात चौथा विकल्प जो है राइट हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 18 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था। विकल्प दिया है 1996, 1997, 1998, 1999। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। देखिए जो है इस विकल्प का जो राइट आंसर होगा तो 1998 में देखा जाए तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो है इस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 19 है, इसमें आपको बताना है कि जाति प्रथा का तत्व है। और यहाँ पे देखते हैं जाति प्रथा में क्या क्या तत्व हैं। अर्थात जो है 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है चेतना बोध, राजनीतिकरण, आधुनिकतावाद, सांप्रदायवाद दिया है। तो आपको बताना है कि जाति प्रथा का जो है तत्व क्या है। तो जाति प्रथा के तत्व में यदि देखा जाए तो जो चेतना बोध है यही जो है जाति प्रथा का तत्व होगा। अर्थात जो पहला विकल्प है वही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या जो है 20 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। 4 विकल्प हैं। पहला दिया है पृथकतावाद, दूसरा दिया है अल्पसंख्यकों की स्थिति, तीसरा दिया है पृथक राज्यों की मांग, चौथा दिया है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। इसके विषय में आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख जो कारण होगा, एक प्रकार से देखा जाए तो भाषा के आधार पर जो राज्यों के गठन व जो निर्माण किए गए थे यही जो है प्रमुख कारण होगा जो है क्षेत्रवाद में। चलिए अगले प्रश्न में आपको बताना है कि लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित किया था। विकल्प दिए हैं 1958, 1960, 1965, 1969 दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। थोड़ा सा वेट करते हैं आपके आंसर का, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो 1965 अर्थात जो तीसरा विकल्प है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट करते चलें। यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को बता सकते हैं। और अगले प्रश्न संख्या जो 22 है, इसमें आपको बताना है कि रूसो के सामान्य इच्छा जनरल विल
का तारतम्य किस भाव से है? विकल्प दिया है जनमत, अधिकतम लोगों के हित, वह जो समस्त समुदाय के हित में हो, वह जो राजा के हित में हो। तो आपको बताना है कि रूसो के सामान्य इच्छा के अंतर्गत जो है कौन सा भाव सम्मिलित किया जाएगा। तो बिल्कुल जो है प्रश्न संख्या जो 22 है इसमें से जो तीसरा विकल्प है वह जो समस्त समुदाय के हित में हो, यही जो है क्या कहलाएगी? सामान्य इच्छा कहलाएगी। तीसरा विकल्प जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य की आवश्यक तत्व कितने हैं ना, और देखते हैं यहाँ पे 4 विकल्प मिल रहे होंगे आपको। हाँ, तो आपको बताना है कि क्या होगा। आवश्यक तत्व में पहला विकल्प दिया है 7, 5, 4, 3। तो आप सभी को पता है कि राज्य के जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? तो वो 4 होते हैं। यानी राज्य का निर्माण करने के लिए 4 तत्व की बहुत ही आवश्यकता है। पहला क्या है? जनसंख्या। दूसरा भूभाग। तीसरा सरकार। चौथा संप्रभुता। ये जो है 4 तत्व हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह तीसरा विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। यहीं पर थोड़ा सा आपको समझना है कि जो संप्रभुता होती है इसी संप्रभुता को ही जो है राज्य की आत्मा कहा जाता है, सोल ऑफ स्टेट कहा जाता है। और जो जनसंख्या भूभाग सरकार होता है तो इन्हें जो है राज्य के शरीर कहा जाता है। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के शरीर बोलो कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, जनसंख्या भूभाग सरकार। चलिए एक उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 24 है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किस विचारक का है? विकल्प में दिया है गार्नर, रूसो, लास्की, मैकाइबर। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल मैकाइबर ने ही ये कथन जो है उपरोक्त में कहा था, अर्थात जो चौथा विकल्प है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपको बताना है कि संप्रभुता सॉवरेनिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था ना? विकल्प दिए हैं रूसो द्वारा, बोंदा द्वारा, हाब्स द्वारा, प्लेटो द्वारा। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो प्रभुसत्ता जो शब्द है इसका जो है सबसे पहले जो है प्रयोग किसने किया था? तो 1576 ईस्वी में देखा जाए तो सबसे पहले इसका जो प्रयोग किया था वो थे जीन बोंदा। और जीन बोंदा की जो है एक प्रसिद्ध पुस्तक है 6, आप नोट कर लेंगे, बुक्स ऑन दी रिपब्लिक। इस बुक में सबसे पहले जीन बोंदा ने जो है प्रभुसत्ता शब्द का प्रयोग किया था, अर्थात जो दूसरा विकल्प है वो राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हुआ है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था विकल्प में और यहाँ पे 3 होना चाहिए था, ये थोड़ा सा त्रुटि हुई है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 26 में आपसे पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक एक आदर्श के 2 रूप हैं। ये कथन किसने कहा था? 4 विकल्प दिया है पेरेटो, हर्बर्ट डीन, मिटलैंड, डेविड ह्यूम। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आपको राइट आंसर का चयन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो विकल्प जो दूसरा है, हर्बर्ट डीन ने जो है
ये उपरोक्त में इस कथन को कहा था, अर्थात जो दूसरा विकल्प है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 27 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य की कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। तो ये जो उपरोक्त में ये आपने जो पॉइंट व्यू देखा, ये किस विकल्प के परिप्रेक्ष्य में जो है राइट होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो विकल्प क्या दिए हैं, लोक कल्याणकारी राज्य, अनिवार्य सेवा राज्य, लोकतांत्रिक राज्य उत्तर, आदर्शवादी राज्य। तो उपरोक्त में आपने जो यहाँ पर देखा कि राज्य की परंपरागत विचारधारा के अनुसार जो आपने कथन देखा, तो बिल्कुल जो पहला विकल्प है लोक कल्याणकारी राज्य के परिप्रेक्ष्य में, अर्थात पहला जो विकल्प है यही राइट आंसर हो जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि प्रश्न संख्या जो 29 है, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ चलिए, आपको बताना है कि राजनैतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहेंगे। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प दिया है लेसस फेयर, दूसरा विकल्प दिया है यूटिलिटेरियनिज्म, तीसरा विकल्प दिया है व्यक्तिवाद और चौथा विकल्प दिया है एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राजनैतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप से उसे मुक्त करने की बात करता है, तो कौन करेगा, तो हो जाएगा व्यक्तिवाद हो जाएगा, अर्थात जो तीसरा विकल्प है यही जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 29 है, तो प्रश्न संख्या 29 में आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है। पहला विकल्प दिया है प्रजातंत्र का विरोधी है, राज्य को साधन मानता है, समाजवाद का पोषक है, अंतरराष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है। तो फांसीवाद के परिप्रेक्ष्य में आपका जो है राइट आंसर का चयन करना है। तो बात समझिए यहाँ पर फांसीवाद जो है प्रजातंत्र का तथा अंतरराष्ट्रीयवाद का तथा समाजवाद का विरोध करता है तथा ये जो है राज्य को साध्य मानता है। इस तरीके से एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या है, प्रजातंत्र का विरोधी होगा, अर्थात जो पहला विकल्प है यही आपका राइट आंसर होगा। और इस तरीके से यदि आपको जो है इस क्लास की जो है पीडीएफ प्राप्त करना है, तो जो है आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल जो है पॉलिटी विद संजय वर्मा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो है इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को प्राप्त हो जाएगी। चलिए बताना है प्रश्न संख्या जो 30 है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा, ये क्या कहलाएगा। विकल्प दिया है फांसीवाद, अराजकतावाद, आदर्शवाद, समाजवाद। तो बताएंगे आप लोग कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल उपरोक्त में आपने जो परिभाषा या जो कथन सुना, इसके परिप्रेक्ष्य में जो है देखा जाए तो समाजवाद जो है यही जो है आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि समाजवाद में देखा जाए तो संपत्ति या जो उत्पादन के साधन होते हैं इन पर नियंत्रण या जो संपत्ति होती है व्यक्तिगत, इनकी जो है समाप्ति के विषय में बात की जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो प्रश्न संख्या जो 31 है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं। विकल्प दिया है 7, दूसरा विकल्प है 5, तीसरा है 6 और 8। तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग क्या क्या हैं। यदि मुख्य अंग देखा जाए तो मुख्य अंगों में जो है कुल 5 मुख्य अंग होते हैं, अर्थात जो है दूसरा विकल्प आपका राइट होगा। अब उन मुख्य अंगों में देखा जाए तो जो पहला अंग होता है, तो पहले अंग को क्या कहा जाता है, तो महासभा जो है पहले अंग को कहा जाता है, आप सभी नोट करेंगे। और जो दूसरा अंग होता है, उस दूसरे अंग को सुरक्षा परिषद कहा जाता है। और जो तीसरा अंग होता है उसे कहते हैं न्यास परिषद, न्यास परिषद कहते हैं। और जो अगला होता है अंग उसे कहते हैं सचिवालय। पॉइंट पॉइंट बातों को नोट करते चलेंगे। और जो अंतिम अंग होता है उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 32 है, इसमें आपको बताना है कि लॉक ने कुल कितनी पुस्तकें लिखी थी। 4 विकल्प हैं। पहला दिया है 35, 25, 45 और 15। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो यदि देखा जाए तो जो लॉक हैं, लॉक ने जो कुल पुस्तकों की रचना किया था, तो अधिकतम जो है 35 पुस्तकों को, नहीं, हाँ, ये अधिकतम जो है इन्होंने 30 पुस्तक जो है कुल लिखी थी, लगभग जो है 30 पुस्तकें लिखी थी। यदि जो है विकल्प के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो आयोग ने जो है पहले विकल्प को राइट आंसर माना था। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि हाब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया। पहला पुस्तक दिया है डी कापर पॉलिटिको, बी सीव लेबियाथन और चौथा विकल्प दिया है किसी ने भी नहीं। तो यदि देखा जाए तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जो टीजीटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अर्थात जो तीसरा विकल्प है लेबियाथन, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात जो तीसरा विकल्प है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 34 में आपको बताना है कि जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किए। और 4 विकल्प हैं प्लेटो, अरस्तु, बेंथम, रूसो। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखा जाए तो बंदी गृह की दुर्दशाओं को देखकर जो है बेंथम महोदय ने जो है सुधार के लिए आवाज उठाई। और इस तरीके से देखा जाए तो एक प्रकार से जो है तीसरा विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 35 में आपसे पूछा जा रहा है कि मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैव या दैवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया। विकल्प दिया है ईश्वर के, प्रजा के, नैतिकता के अधीन, धर्म के अधीन। तो इस प्रश्न में ही देखा जाए तो इसका आंसर छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि यदि दैवीय सिद्धांत में देखा जाए तो ईश्वर के अधीन ही जो है राजा जो है कार्य करता था, अर्थात ईश्वर जो आदेश जो है राजा को देता था, राजा जो है वही कार्य करता था। इस तरीके से जो पहला विकल्प है वही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या जो 36 है। इसमें आपको बताना है कि किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है। विकल्प दिया है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ये 4 विकल्प हैं। तो इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो महात्मा
जो गांधी थे, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरी दृष्टि में धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं, और धर्म के बिना राजनीति मौत का जाल है जो आत्मा की हत्या कर देता है। ये कथन जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था। अर्थात प्रश्न संख्या जो 36 है, इसके परिप्रेक्ष्य में जो दूसरा विकल्प है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। तो इसमें जो है आपको बताना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस विचार के समर्थक कौन विद्वान हैं? विकल्प दिया है प्रोफेसर जॉर्ज रूसो, डॉक्टर आशीर्वादी लाल और जेम्स मिल। तो बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में ये बात किसने कही थी? तो रूसो ने कहा था। अर्थात जो दूसरा विकल्प है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी तैयारी जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम लगे हुए हैं, इसकी बहुत ही विधिवत तैयारी हमारे जो है इस यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। और अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? चार विकल्प है 42वां संशोधन, 48वां संशोधन, 44वां संशोधन, 42वां संशोधन। यहाँ पर थोड़ा सा ही आपको विकल्पों पर ध्यान देना है। यहाँ 42वां संशोधन दो जगह दिया है, 1978 दिया है, 1976 दिया है। तो आप सभी को यहाँ पे समझना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन 42 कब हुआ था। चलिए देखिए दोस्तों, मेरा जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में देखा जाए तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, और इनको जो है संविधान में 42वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत इनको जोड़ा गया था। और मूल जो कुल मौलिक कर्तव्य थे 10 ही थे, और बाद में एक 85वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। और यही जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसमें ये कहा गया कि प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वो जो है अपने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। अर्थात इस तरीके से आपका जो राइट आंसर होगा वह चौथा विकल्प हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 39 है, जैसा कि आप सब देख भी पा रहे होंगे, तो इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? ये प्रश्न जो है अभी एक पहले भी ऐसे टाइप में प्रश्न पूछा गया था ना। अब विकल्प दिया है न्यायपालिका स्वतंत्र है, संविधान लिखित है, संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, संघात्मक संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कहा जाता है कि ऐसा संविधान या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वह केंद्र और राज्य के मध्य विभाजित किया जाता है, तो वो कहलाता है संघात्मक संविधान। अर्थात तीसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40 जो है, तो इसमें आपको बताना है कि संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इनको कब ऐड किया गया? चार विकल्प दिए हैं, 1975, 1976, 1984, 1982। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना थी, तो संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया है। और इसमें संशोधन क्या किया गया? 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला जो शब्द था वह था समाजवादी,
शब्द को जोड़ा गया। दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष, आप सब नोट कर सकते हैं। और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया वह है अखंडता। इन तीन शब्दों को जो है जोड़ा गया, अर्थात आपका राइट आंसर क्या होगा 1976, अर्थात दूसरा विकल्प जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 41 में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। विकल्प दिया है मंत्रिमंडल, विधानमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है तो जो है राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है निहित होगी, अर्थात जो चौथा विकल्प है राइट हो जाएगा। और वास्तविक शक्ति किसमें निहित होगी, तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में जो है वास्तविक शक्तियां जो राज्य की होती हैं निहित होती हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 22 है। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संसद की कार्यवाही में शून्य काल, 0 आवर का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है। विकल्प दिया है जिसमें संसद द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हों, प्रश्न काल के बाद 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्य सूची नहीं निश्चित रहती। और यहाँ पर 2 विकल्प जो है त्रुटि हुई है प्रिंट जो है टाइप करने में, तो क्षमा चाहते हैं। फिलहाल प्रश्न संख्या जो 22 है इसका जो राइट आंसर होगा वही प्रश्न संख्या जो विकल्प जो दूसरा है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज की इस सेशन का अंतिम प्रश्न हम कह सकते हैं, अंतिम प्रश्न कह सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि चलिए प्रश्न संख्या जो 43 है, आपको बताना है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया है। अस्पृश्यता, अनटचएबिलिटी जो है, इसके परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प दिया है आर्टिकल 13, आर्टिकल 17, और अगला विकल्प दिया है आर्टिकल 19, आर्टिकल 20। देखिए यहाँ पे समझना है आपको। तो पहला जो विकल्प है आर्टिकल जो 17 दिया है, तो आर्टिकल 17 में विधि या जो कानून होती है, इस विधि की परिभाषा आर्टिकल 17 में दी गई है, आप नोट करते चलेंगे। और आर्टिकल जो 17 है इसमें ही अस्पृश्यता की समाप्ति के विषय में कहा गया है। अर्थात देखा जाए तो भारतीय संविधान में छुआछूत के अंत के विषय में जो है आर्टिकल 17 में कहा गया है। और संविधान का एक आर्टिकल है 35। तो आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग भारत की जो संसद है, यह संसद क्या कर सकती है, अस्पृश्यता के निवारण के लिए या अस्पृश्यता की समाप्ति के लिए कानून बना सकती है। और संसद ने पहला जो कानून बनाया था अस्पृश्यता निवारण अस्पृश्यता निवारण जो अधिनियम पारित किया था संसद ने पहला 1976 में पारित किया था। इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प जो 2 है यही हो जाएगा। फिलहाल हम और विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। तो जो दूसरा विकल्प दिया है देखेंगे थोड़ा सा। आर्टिकल जो
19 दिया है, तो आर्टिकल 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और जो आर्टिकल 20 है, तो आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध विरुद्ध संरक्षण के विषय में बताया गया है। तो आज की ये जो क्लास थी यहीं पर समाप्त होती है। और इस प्रकार से आप सभी ने देखा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सन 2003 में जो टीजीटी का परीक्षा आयोजित की गई थी, इन परीक्षाओं में जो 43 प्रश्न पूछे गए थे, सभी 43 प्रश्नों का आपने व्याख्यात्मक हल देखा। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।